हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा और एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे द जर्नी ऑफ एन इन्वेस्टर के। आज हम लोग पहुंच चुके हैं एपिसोड नंबर 14 में। इससे पहले के 13 एपिसोड्स में हमने अपनी इस जर्नी की शुरुआत करी है। इस जर्नी में हम काफ़ी आगे तक बढ़ चुके हैं और हमने काफ़ी उतार चढ़ाव देखा है अभी तक। और आज के इस वीक के क्लोजिंग के बाद तो भैया जो हमने उतार का तो पता नहीं भैया, उतार के बढ़िया से मार्केट ने पटक दिया हमें नीचे। हमारे पोर्टफोलियो में भी एक भारी गिरावट देखने को आपको मिली है। साथ ही साथ ऑब्वियसली अपने निफ्टी में भी बढ़िया गिरावट अपने को देखने मिली, सिर्फ 4 ही ट्रेडिंग सेशंस में। ये तो अच्छा हुआ कि 26 तारीख को छुट्टी होती है, नहीं तो बाप रे बाप क्या होता भगवान ही जाने। बट यस, मार्केट एक जबरदस्त करेक्शन हमें दे रहा है एंड ऐसे में कई सारी अपॉर्चुनिटीज हमारे पास मैंने खरीदने को। थैंकफुली वी हैड अ लॉट ऑफ कैश इन आवर हैंड और उस पूरे कैश को अब हम लोग डिप्लॉय करने वाले हैं इन द कमिंग वीक। कई सारे इस बार मैंने टॉप जबरदस्त शेयर्स लेकर के आए हैं, जिन शेयर्स को हम लोग अपने मॉडल पोर्टफोलियो में इंक्लूड करेंगे अगले हफ्ते के टारगेट्स के तौर पे। बट अभी के लिए हमारे मॉडल पोर्टफोलियो का क्या हुआ और स्टॉक मार्केट का पिछले एक हफ्ते में क्या हुआ, उसका आइए एक बार 2 सेगमेंट्स के थ्रू एक ब्यौरा लेते हैं। तो सेगमेंट नंबर 1 में हमेशा की तरह मैं आपको एक वीकली परफॉर्मेंस दूंगा कि इंडियन स्टॉक मार्केट कैसा बिहेव किया, और इसके अलावा सेगमेंट नंबर 2 में हम लोग बात करने वाले हैं अपने मॉडल पोर्टफोलियो के बारे में। जी हाँ, आज सिर्फ 2 सेगमेंट्स हम लोग कवर कर रहे हैं। सेगमेंट नंबर 3 एंड 4 दोनों आज के लिए डिसकंटिन्यूड है क्योंकि आज समय का थोड़ा सा अभाव है मेरे केस में। बट यस, अगले हफ्ते से वापस ट्राई करेंगे कि सारे के सारे सेगमेंट्स पे हम ऑपरेट करें। बट फिलहाल इन 2 सेगमेंट से भी पावर पैक्ड परफॉर्मेंस आएंगी और इस पे जबरदस्त इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगी, तो बने रहिए वीडियो में। सेगमेंट नंबर 1 की बात करते हैं। अगर सेगमेंट नंबर 1 की मैं बात करूं तो भैया निफ्टी को देख करके ऐसा लग रहा है जैसे चारों तरफ लाल ही लाल, क्या कहते हैं, ब्लड बात है। जी हाँ, इतनी बुरी गिरावट और इतनी मतलब तीव्रता के साथ में अगर आप हर दिन देखेंगे तो लगभग 1% यहाँ पे निफ्टी गिरा है। ये 25, 27, 28 और 29 यहाँ पे अपने को 4 ट्रेडिंग सेशंस मिले इस हफ्ते। 26 तारीख को अपना रिपब्लिक डे होता है तो उस चीज में छुट्टी थी, बट ये चारों दिन में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। अगर मैं मार्केट की बात करूं तो 5.13% गिरा है। और आपको भूलना भी नहीं चाहिए कि इससे पहले वाले हफ्ते के फ्राइडे वाले दिन भी मार्केट 1.5% गिरा हुआ था। तो अगर उस चीज को भी हम कंसिडर करें तो पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस में मार्केट 6-6.5% टूट चुका है, विच इज अ लॉट। मार्केट बहुत ज्यादा एक यूफोरियाटिक सिचुएशन में था। मैं आपको पहले से कह रहा था कि मार्केट काफी ऊपर लग रहा है एंड इस वजह से यहाँ पे मार्केट इतनी हाइट से जब गिरा तो बहुत ही ज्यादा तेजी से गिरा है। फिलहाल मार्केट 13,600 के लेवल्स को टच कर चुका है एंड अब यहां से हम लोग और कितना लुढ़क सकते हैं, कहां जा सकते हैं, उसके ऊपर में अभी भी असमंजस है, एक तरह से क्लैरिटी नहीं है। बट ठीक है, हम लोग एक अच्छे पोजीशन पे थे क्योंकि हमारे पोर्टफोलियो में प्रॉफिट था, हमें उस प्रॉफिट पे कोई गुमान भी नहीं था। सो यस, देयर इज अ कट इन अवर पोर्टफोलियो एज वेल, बट हम किसी से डरते थोड़ी ना है, आगे बढ़ेंगे एंड इस हफ्ते के लिए हमारे पास जितना कैश है उसको डिप्लॉय करेंगे टू बाय सम रियली गुड स्टॉक्स। तो वो सब जानेंगे अपने सेगमेंट नंबर 2 में। बट उससे पहले एक बार फटाफट देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या हुआ। सरप्राइजिंगली बैंक निफ्टी में भैया लाल लाल आपको लाली देखने को नहीं मिल रही। यहाँ पे 4 ट्रेडिंग सेशंस में से सिर्फ एक ही ट्रेडिंग सेशन में बहुत तेजी से गिरावट हुई और अदरवाइज बैंक्स ने लिटरली मार्केट को संभालने की कोशिश की। इन स्पाइट ऑफ दैट फैक्ट कई सारे अभी बैंक्स ना बहुत सस्ते में अवेलेबल हैं, उनके ऊपर में अपनी चर्चा करेंगे। बट यस, बैंक निफ्टी में गिरावट काफी लिमिटेड रही। ओवरऑल वीकली बेसिस पे सिर्फ 1% या 1.93% से ये गिरा, 2% से भी कम गिरावट हुई यहाँ पे, विच इज वेरी गुड। एंड अगर हम टोटल डे वाइज भी देखें तो सिर्फ 3 ट्रेडिंग सेशंस ऐसे थे जिसमें पॉजिटिव बंद हुआ और 1 ट्रेडिंग सेशन में नेगेटिव बंद हुआ। सो ओवरऑल मैं कहूंगा कि ये हफ्ता जाता है बैंक निफ्टी को, ना कि निफ्टी को। निफ्टी जहां बहुत बुरी तरह गिरा वहां पे बैंक निफ्टी लगभग संभाल लिया अपने इस गिरावट को, विच आई थिंक इज अ फेयरली गुड जॉब डन बाय बैंक निफ्टी। तो ये था अपना सेगमेंट नंबर 1 और अब आते हैं अपने सेगमेंट नंबर 2 में जो सबको बहुत पसंद है, वो है हमारा मॉडल पोर्टफोलियो। मॉडल पोर्टफोलियो के रूल्स अभी आप सबके सामने हैं। आप सबको पता है 5 लाख रुपए से हमने इस जर्नी की शुरुआत की थी और इसमें हम लोगों ने 1 लाख रुपए 1 जनवरी को ऐड किया था। तो सब मिलाकर के 6 लाख रुपए का पोर्टफोलियो हम लोग यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं और अगला 1 लाख रुपया हमारा आने वाला है 1 अप्रैल को। तो तब तक जितने रुपए हमारे पास हैं हम उतने से ही यहाँ खरीदी और बेची करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे मॉडल पोर्टफोलियो में अगर मैं कोई भी स्टॉक के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, लेने बेचने की कोई बात कर रहा हूँ, तो मैं सारी चीजों को एकेडमिकली डिस्कस कर रहा हूँ एंड उसका हमारे एक्चुअल पोर्टफोलियो से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ये सारी एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर इस
इस डिस्कशन को पार्टिसिपेट करें तो बेहतर होगा। ये एक मॉडल पोर्टफोलियो है, इसे एक्चुअल पोर्टफोलियो ना बनाएं। और कल को अगर आप इसके सुझाए हुए शेयर्स को खुद से मिमिक कर रहे हैं, खुद के एक्चुअल पोर्टफोलियो में अगर उसको खरीद बेच रहे हैं, तो उससे रिलेटेड प्रॉफिट या लॉस भी आपका है, उसके लिए मुझे श्रेय एकदम बिना दे। सो आइए आपके लिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन मोड एक्टिवेट कर देता हूं, जो हर वक्त आपको ये याद दिलाएगा कि यहाँ पे डिस्कशन जो हो रही है वो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही है। चलो अब अगर अपने पोर्टफोलियो की तरफ नजर दौड़ाएं तो देखो बहुत सारे शेयर्स और अब तो लाली जगह जगह देखने को मिल रही है। जेएमएम फॉडलर में भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। रिलायंस 7% नीचे हमारे एवरेज बाइंग लेवल से। वहीं पे अगर हम देखें तो हमें नुकसान काफी ज्यादा ट्रेंड में और पीआई इंडस्ट्रीज में भी है। ये सारे वो शेयर्स हैं जिनको हमने रिसेंट में एक्वायर किया था और मार्केट टूटने के बाद में डेफिनेटली हमें यहाँ पे नुकसान देखने को मिल रहा है, बट फिर भी सारे के सारे अपने स्टॉप लॉस से काफी ऊपर हैं, विच गिव्स अस अ लॉट ऑफ कंफर्ट। इस अगर पूरे लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो हनीवेल ऑटोमेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने पिछले हफ्ते आपको कहा था कि हनीवेल ऑटोमेशन को मंडे के ओपनिंग प्राइस पे हम लोग बेच देंगे और हमने उसको बेच भी दिया। तो हनीवेल ऑटोमेशन को हमने बेच दिया था शायद 40,000 समथिंग के लेवल्स पे, और उसके बाद की सिचुएशन ये है कि हमारे पास अभी कैश है 1,76,178 रुपीज का। जी हाँ, 176,178 का हमारे पास अभी कैश है। और इसके अलावा हमारे पास में जो हमारी होल्डिंग है वो आपको नजर आ रही है। जेएमएम फॉडलर हमारे पास में है टोटल 10 शेयर, दीपक नाइट्राइट के 50 जो कि 37% के प्रॉफिट पे खड़े हैं। दीपक नाइट्राइट यहां से थोड़े बहुत नीचे आ सकते हैं, अगर 850 के लेवल्स आए तो हम और खरीदेंगे, आप इस चीज के लिए प्रिपेयर रहें। इसके अलावा रिलायंस के 30 शेयर्स हैं जो कि कुछ हद तक चला भी था लेकिन मार्केट ने इसको वापस तोड़ दिया। कोफोर्ज वी आर स्टैंडिंग एट अ गुड प्रॉफिट ऑफ 9% अप्रॉक्सीमेटली। विंती ऑर्गेनिक्स 4% का प्रॉफिट है विच इज गुड। अतुल में 7% का प्रॉफिट, ब्रिटानिया नहीं चल रहा है, 3% का प्रॉफिट है, फिर भी जेबी केमिकल्स में 8% का प्रॉफिट है। जरूर अपने यहाँ पे रीसेंट एक्विजिशंस में फिलहाल थोड़े लॉस हो रहे हैं बिकॉज मार्केट वेंट डाउन लाइक एनीथिंग, बट यस हमारे पास में जो बहुत सारा कैश है वो हमें मदद करेगा इस पोर्टफोलियो को यहाँ पे लो लेवल्स पे बाइंग करने में, और उन लो लेवल्स पे बाइंग किए हुए सारे शेयर्स हमें बेनिफिट देंगे इन द अपकमिंग मंथ्स। तो यस, दिस इज द फर्स्ट गुड फॉल जो हमने देखा है अपने इस पोर्टफोलियो के दौरान, और इस बीच में मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि हमें यहाँ पे अपने एग्जिस्टिंग कैश को अब इन्वेस्ट करने के लिए ट्राई करना चाहिए। खास करके ऐसे में जब बहुत सारे शेयर्स आपको बहुत अच्छे प्राइस में मिल रहे हैं, इट इज अ गुड टाइम टू बाय दो शेयर्स। अब वो कौन कौन से शेयर्स हैं, तो आज के लिए मैंने कुछ अलग रखा है आपके लिए। आज मैं अपने पसंदीदा शेयर्स नहीं लेकर के आया हूं, रेदर मैं आज ऐसे शेयर्स आप सबके लिए लेकर के आया हूं जो शेयर्स निफ्टी में बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केट कैप पे खड़े हैं, एंड ऑब्वियसली वो ग्रोथ स्टॉक्स तो है ही, लेकिन ये निफ्टी के सारे दिग्गज शेयर हैं। तो आज बेसिकली मेरी जो लिस्ट आप सबके सामने आ रही है, या तो निफ्टी के शेयर्स हैं या फिर मैं सच में इतने बढ़िया बड़े शेयर्स हैं जिसके बारे में सबको ही जानते हैं। तो यस, आज आपके लिए वो लिस्ट है बड़े बड़े शेयरों की और उनके जबरदस्त लेवल्स की। तो आइए एक बार देखते हैं अपने पास में अगले हफ्ते के एक्विजिशन के लिए क्या क्या शेयर्स हैं। तो सबसे पहले अपनी लिस्ट में है सर रिलायंस इंडस्ट्रीज के, और तो कुछ नहीं लेकिन 1800 के लेवल्स मुझे बहुत लुक्रेटिव लग रहे हैं। इस पे 5 शेयर्स ऐड करने का मैं आपको यहाँ पे एक कह सकता है रिकमेंडेशन दे रहा हूँ अपने मॉडल पोर्टफोलियो के लिए। तो 9,000 रुपए मैंने रिलायंस के लिए यहाँ पे एक तरह का अलॉटमेंट किया है। इसके अलावा HDFC बैंक, ये अचानक से हमारे रडार में आया। इनफैक्ट इसको हमने अपने एक्चुअल पोर्टफोलियो में लिया भी था एंड लिया भी है एक्चुअल में, बट अपने एक्चुअल पोर्टफोलियो में जिस दाम पे लिया उससे भी नीचे मुझे ऐसा लगता है कि इसका एक टारगेट बाई आ सकता है 1350 पे। मुझे लगता है दैट HDFC बैंक कैन बी एन एक्सीलेंट बाय। इस पे 20 शेयर्स हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं, दिस इज अ गुड बाय एक्चुअली। HUL वहीं पे 2195 का लेवल है 10 शेयर्स का। इफ ये लेवल्स आते हैं तो हम लोग इसको बाई जरूर करेंगे अपने मॉडल पोर्टफोलियो में। इन्फोसिस वहीं पे 15 शेयर 1200 के भाव पे, आई थिंक इट इज अ लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी। बजाज फाइनेंस थोड़े दूर के टारगेट्स है क्योंकि अभी ये 47, 40, 800 के लेवल्स पे है। मैं इसमें 45, 75 का टारगेट लेकर के चल रहा हूं। अगर ये लेवल्स आते हैं तो बजाज फाइनेंस के 5 शेयर्स को अपने मॉडल पोर्टफोलियो में एक्यूमुलेट करने की एक इच्छा जरूर है। इसके अलावा एशियन पेंट्स, अचानक से यहाँ पे एक जबरदस्त गिरावट आई। ग्रासिम की स्टोरी जैसे ही बाहर आई कि ग्रासिम अब अपने 5,000 करोड़ 3 साल में इन्वेस्ट करने वाला है पेंट इंडस्ट्री में, तो सारे के सारे पेंट स्टॉक्स इंक्लूडिंग बर्जर पेंट्स में भी गिरावट देखने को मिली। मेरी सोच कॉन्ट्रारियन है। मेरी सोच ये है कि सिर्फ 5,000 करोड़ और वो भी 3 सालों में एक नई कंपनी के इन्वेस्ट कर लेने से एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स जैसी कंपनियों का कुछ नहीं बिगड़ेगा।
ये कंपनियां बहुत अच्छा कर रही हैं, इनके मार्केट शेयर बहुत तगड़े हैं, और ऐसे में ग्रेसिम वैसिम कोई भी तरह की कंपनी आ जाए, कितने भी रुपए का बजट लेकर के आ जाए, यहां पे इस मार्केट को डिस्टॉर्ट करना फिलहाल उतने पैसे से संभव नहीं है। यहां अंबानी जी को आना पड़ेगा, तब जाकर के ये मार्केट डिस्टर्ब होगा। सो अभी के लिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स में ये जो बेकार का सेंटिमेंटल गिरावट आया है फिलहाल, ये सस्टेन करने वाला है। इनफैक्ट दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू बी बाइंग दीस शेयर्स एट एक्सट्रीमली गुड वैल्यूएशंस। अब ये एक्सट्रीमली गुड क्यों है, इसके बारे में मैं आपको बात बताता हूं। एशियन पेंट्स एज पर माई क्वालिटेटिव मॉडल, यहां पे 2500 का लेवल वॉज अ गुड बाय टारगेट, लेकिन यहां पे एशियन पेंट्स इज इवन अवेलेबल एट 2300 समथिंग लेवल, यानी कि आपके बाई टारगेट से भी 7-8% नीचे आपको एशियन पेंट्स मिल सकता है। सो अगर मिल सकता है तो हम इस अपॉर्चुनिटी को जरा सा भी नहीं चुकना चाहेंगे। एशियन पेंट्स को नीचे के लेवल पे जिस भी भाव पे ये खुलता है मंडे को मॉर्निंग में, यानी कि कल जो भी इसका ओपन का भाव होगा उसको हम ले लेंगे, उसको हम खरीद के लिए मान लेंगे, प्रोवाइडेड वो 2500 के नीचे होना चाहिए। क्लियर है? सो एशियन पेंट्स का मेरा बाइंग लेवल का टारगेट कुछ ऐसा तो फिक्स नहीं कर सकता मैं, बट यस वी आर टेकिंग मंडे का ओपनिंग प्राइस जो भी रहेगा वो प्रोवाइडेड 2500 से वो नीचे रहे। इसके अलावा डिवीज लैब भी अपने यहाँ पे रडार में आया है। ये एपीआई की जबरदस्त कंपनी है, हमेशा ही महंगी बिकती है, बट दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम कि डिवीज कुछ भाव सस्ते हुए हैं और 3200 के लेवल पे यहाँ पे मैं एंट्री करने के लिए मन बना रहा हूँ, बट आई नो ये एंट्री शायद ही होगी, लेकिन फिर भी मैं अपने लेवल्स दिए बिना चुकूंगा नहीं। इसके अलावा बर्जर पेंट्स भी जिस तरह एशियन नीचे आया उसी तरह बर्जर भी नीचे आया। 680 लेवल्स मेरे हिसाब से काफी लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी है बर्जर में भी एंटर करने का। सो 30 स्टॉक्स मैं यहाँ पे भी रेकमेंड कर रहा हूँ। ये सारे अफलातून शेयर्स हैं, इसके लिए डरने की दरकार नहीं है, बहुत तगड़े शेयर्स हैं, बस इसमें प्राइसिंग काफी फेवरेबल है, इसलिए ये सारे अपने रडार में मैं लिया हूँ इस बार। एंड फाइनली वी ऑल्सो हैव इन्फो एज, जिसे हम नौकरी इंडिया भी बोलते हैं या नौकरी.com भी बोलते हैं। ये जबरदस्त शेयर है, 4700 का इसका प्राइस बनता है। मेरे क्वांटिटेटिव मॉडल के हिसाब से ये अच्छा प्राइस है इसके लेने का, लेकिन ये स्टॉक अभी 4500 समथिंग में मिल रहा है, यानी कि 8-9% नीचे ये भी मिल रहा है मेरे टारगेट बाय प्राइस से। सो मैं अगेन इस अपॉर्चुनिटी को भी मिस नहीं करना चाहता अपने इस मॉडल पोर्टफोलियो में। एंड इन्फो एज के लिए भी मेरा यही कहना है कि जिस भी प्राइस पे ये ओपन होगा उस प्राइस पे हम इन्फो एज के 5 शेयर्स अपने मॉडल पोर्टफोलियो में इंक्लूड करने वाले हैं मंडे के मॉर्निंग के प्राइसेस को देख करके। एंड ऑब्वियसली प्रोवाइडेड ये है कि प्राइसेस 4700 के नीचे ही रहने चाहिए, तभी हम अपने इस इन्वेस्टमेंट को कंप्लीट करेंगे। सो ये हैं कुछ दिग्गज शेयर्स जिसको मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, जो मेरे हिसाब से बहुत ही तगड़े शेयर्स हैं, मॉडल पोर्टफोलियो का हिस्सा बन सकते हैं। और जहां तक बात है हमारे मॉडल पोर्टफोलियो का, अगर ओवरऑल वैल्यू देख करके तो 6,21,000 का हमारा प्रॉफिट है। आई नो कई लोगों को काफी तकलीफ हो रही है इस बात को देख करके कि भैया इतने आसानी से अपना 25-30 हजार का प्रॉफिट यहाँ पे गिर के नीचे आ गया, आपके चेहरे पे जरा सा भी टेंशन नहीं नजर आ रहा है, ऐसा क्यों है? तो देखो ऐसा इसलिए क्योंकि मैं एक पैसिव इन्वेस्टर के तौर पे काम करता हूँ। इन द सेंस मुझे पता है कि ये बाजार में उतार चढ़ाव ना चलते आएगी, एज लॉन्ग एज मेरे इन्वेस्ट किए हुए पैसे सिक्योर्ड हैं और मैं कुछ पैसा बना ही रहा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा पोर्टफोलियो कहाँ क्या जा रहा है। ध्यान रखिए, हमने अभी तक की जो हमारी 3 महीने की जर्नी रही है, इस 3 महीने की जर्नी में एक चीज जो बहुत अच्छी की है वो है रिस्क मैनेजमेंट। अगर रिस्क मैनेजमेंट हमारी सही नहीं होती तो इस पॉइंट पे शायद हम लॉसेस में ही बैठे रहे होते, क्योंकि आप सबको पता है कि हमने जब ये मॉडल पोर्टफोलियो की शुरुआत की थी तब से ही मार्केट एक टॉप पे ही था और उधर से और टॉप ही अचीव किया। सो बेसिकली हमारे पास में चांस ऑफ लूजिंग मनी वॉज मोर देन मेकिंग मनी। और ऐसे में अगर हम बाजार की इतनी तीव्र गिरावट के बाद में भी अभी अगर अपने पोर्टफोलियो को पॉजिटिव देख रहे हैं और शायद 1-2 हफ्ते तक और भी देख पाएंगे पॉजिटिव, तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा फेयर मॉडल है और ये अच्छे प्राइसेस पे हमारे एंटर करने का हमारा रिवॉर्ड है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि इस मॉडल पोर्टफोलियो में हम अभी लॉसेस में कैसे नहीं है मुझे नहीं पता, बट ये लॉसेस होने चाहिए थे फिलहाल। बट जो भी है हमारे अच्छे कर्म है, हमारे अच्छे एंट्री पॉइंट्स है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये प्राइसेस नजर आ रहे हैं। आई नो देयर आर अ फ्यू रिस्की स्टॉक्स दैट वी हैव पिक्ड अप इन लास्ट फ्यू वीक्स, जैसे कि ट्रेंट है, पीआई है, एंड इसी की वजह से यहाँ पे भारी भरकम नुकसान देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट एस्ट्राजेनेका फार्मा जबरदस्त यहाँ पे नुकसान देखने को मिल रहे हैं। बट अगेन इन सारी चीजों को लेकर के मैं तो कुछ हद तक, और मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है वी कैन वेट अ वाइल फॉर दिस। सो यस, अभी अपने होल्ड ऑन करके रखिए, थोड़े बहुत लॉसेस और देखने को मिल सकते हैं, बट वो सारे लॉसेस को आपको प्रोटेक्शन देंगे ये सारे स्टॉक्स अगर ये खरीद में आ जाते हैं तो। दीज आर रियली गुड ग्रेट स्टॉक्स और अगर अच्छे प्राइस पे ये मिलते हैं तो ये हमारे मॉडल पोर्टफोलियो के 4 चांद लगाएंगे इन द कमिंग वीक्स। तो बस यही रहा आज के लिए हमारा ये पूरा का पूरा डिस्कशन, जिसमें सेगमेंट नंबर 1 और सेगमेंट नंबर 2 में मैं फटाफट रैप अप किया आपके लिए कि इस हफ्ते हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में और
और ओवरऑल स्टॉक मार्केट में क्या हुआ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आने पे लाइक शेयर कमेंट करे बिना जाइएगा नहीं। मैं जानता हूँ आज थोड़ा छोटा वीडियो है, थोड़े हड़बड़ में भी हूँ मैं, ये भी मैं जानता हूँ, बट फिर भी ये वीकली अपडेट देना बहुत जरूरी था, इसलिए एक छोटे वीडियो के थ्रू मैं आप सबके सामने आया हूँ। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीक, जो कि होगा अपना एपिसोड नंबर 15 ये आने वाला है 7 फरवरी को। सो तब तक के लिए अपने मॉडल पोर्टफोलियो में क्या कैसे होता है वो सारी चीजें आपको पता चलेगी अगले हफ्ते। और इस हफ्ते के लिए जरूर भगवान से प्रे करें कि हम लोग के सारे जो एक्विजिशन टारगेट्स है वो अचीव हो जाए और ये सारे दिग्गज शेयर्स जिस पे हमने अपनी बेट खेली है ये सारे हमें मिल जाए। सो दैट इज इट, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले हफ्ते। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और अच्छे से अपनी तरक्की पे ध्यान रखें। दैट इज इट, आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, जय हिंद।